नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम कह सकते हैं ल्यूसेंट सीरीज। हम आपको बता दें, हमने अलग अलग स्टेट PCS सिलेक्टेड और टॉपर से बात की। उन्होंने हमें बताया कि PCS के लिए स्टैटिक जीके को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने सोचा क्यों ना ल्यूसेंट सीरीज स्टार्ट की जाए। हम आपको बता दें, स्टैटिक जीके का PCS में 30 से 40% रोल होता है, इसलिए हम आपके लिए ल्यूसेंट सीरीज लेके आए हैं जिसे हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। आज हमारी ये पहली क्लास है और हम ये 5 मई से पहले पूरी कंप्लीट ल्यूसेंट करवा देंगे जिससे कि आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो और 30 मई को आप अच्छे से एग्जाम दो और आपका सिलेक्शन श्योर हो। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें, भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर रखा है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम पहले प्राचीन भारत पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन और उसके बाद आधुनिक भारत। लेकिन सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जो इतिहास लिखा गया वो इतिहास किन स्रोतों से लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, जो कि हमारे इतिहासकार ने वो इतिहास लिखा। कोई भी एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी बुक लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसके लिए स्रोत ढूंढते हैं, यानी कि सोर्स क्या है जिससे वो बुक, किसी भी टॉपिक के बुक लिखते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमारे इतिहास के स्रोत क्या थे, यानी कि हमारे इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा वो उनको नॉलेज या कहाँ से प्राप्त हुई। चलो स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। हमारे भारत के बारे में बताया गया है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। पुराणों में भारत को भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। जो यहाँ लोग रहने वाले थे उनको भारती या उन्हें भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। कुछ लोगों को मानना है कि भरत, जिससे हमारा देश का नाम आज भारत पड़ा, ये पहले एक भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू एक जामुन के पेड़ को कहते थे, जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वह सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। हम आपको बता दें, जो ईरान के निवासी थे वो हमें सिंधु नदी से जोड़ते थे, क्योंकि सिंधु नदी भारत से होकर गुजरती है, इसलिए वो सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। कुछ लोगों का ये मानना है, इसलिए हमारा देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। यही नाम पर पूरे पश्चिम, यही नाम हिंदू नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। इन्होंने बताया कि सिंधु नदी के कारण ईरानी इसे हिंदू कहते थे, यूनानी इसे इंदे कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे, और मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी में इसे इंडिया कहने लगे। पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है वो हमारे देश को 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की है और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का बहुमत है। हम आपको बता दें, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो, अल्ट्रालाइड, पोलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगलोइड। भारतीय इतिहास का अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया। जैसे हमने बताया था कि हमारे भारतीय इतिहास को हमने 3 भागों में बांट रखा है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम सबसे पहले प्राचीन भारत पढ़ेंगे, जो कि सिंधु सभ्यता से स्टार्ट होता है।
उसके बाद हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, जो कि मोहम्मद गजनी और मुस्लिम अटैक से स्टार्ट होता है। उसके बाद आधुनिक भारत, जो कि पुर्तगाली आगमन से स्टार्ट होता है। हम आपको बता दें, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत में, जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्रोत, जिससे कि हमारे भारत का इतिहास लिखा गया। हमारे इतिहासकारों ने कहाँ कहाँ से क्या क्या प्राप्त किया, जिससे कि इतिहास लिखने में कामयाब हो गए। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलिरियस को जाता है। ये कह रहे हैं कि जो इतिहास जो हमारा 3 भागों में बांटा गया है, ये जर्मन इतिहासकार थे कोई, क्रिस्टोफ सेलिरियस, जो कि 1638 से 1707 एडी के दौरान थे। इन्होंने हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा था। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, यानी कि क्या स्रोत थे हमारे इतिहास लिखने के। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी क्रम से 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ, जिसमें हमारे वेद आएंगे। विदेशियों का आगमन विवरण, जो विदेशी हमारे देश में घूमने आए या यहाँ किसी कारणवश आए, उन्होंने कोई बुक लिखी या कोई लेख लिखा, उनसे भी हमारे देश का इतिहास जानने में मदद मिली है। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो कुछ भी उस टाइम में यूज हुआ था, सिक्के या किसी प्रकार का भी जो मिले हैं उनसे। आगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। हम सबसे पहले धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी बताएंगे कि यहाँ से क्या क्या जानकारी मिली भारत के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे विदेशों का विवरण, यानी कि विदेशों से हमारे देश के बारे में क्या जानकारी मिली। और लास्ट में हम करेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। और उसके बाद हम एंट्री कर जाएंगे सिंधु सभ्यता में, जहाँ से हमारे एग्जाम पॉइंट से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। हम आपको बता दें, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, लेकिन इसके संकलनकर्ता यानी कि इनको एकजुट जो जिन्होंने किया था, उन्होंने किया था वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। वेद जो है वो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि सारा विश्व हमारा ही है और एक परिवार की तरह है, ये वेद कहते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य अपूर्व रूप में मानती है। हमारे 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद में क्या दे रखा है। भाषा रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, यानी कि ऋग्वेद में जो ज्ञान है ना वो क्रमबद्ध है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते थे। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। हम जब आगे प्राचीन भारत में आर्य वैदिक उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो वो सब जानकारी आर्य कहाँ से आए थे, इस ऋग्वेद से मिले हैं। दूसरा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं होत्र। और ऋग्वेद को किसने संग्रह किया था, तो किया था वेदव्यास ने, ना। इन सभी वेदों का किसने संग्रह किया था, वो किया था वेदव्यास ने। आगे विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। हम आपको बता दें, वैसे हम ये उत्तर वैदिक काल में आपको बताएंगे, लेकिन ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है। यह है 3रे मंडल में। आगे इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। चतुर्वर्षीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। और पुरुष सूक्त, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के कर्मश, मुख
भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। हम आपको बता दें, ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पुरुष ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं और वैश्य जंघाओं से जांग से उत्पन्न हुए हैं और शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यह बताया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। लेकिन यहाँ तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, जिसका आंसर होगा तीसरा मंडल। आगे, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि अधन्य शब्द का संबंध ऋग्वेद में किससे है? गाय से है। हम आपको बता दें, उत्तर वैदिक काल में हम इसको और भी विस्तार से बताएंगे। अभी थोड़ा आगे, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेष अधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। हम आपको बता दें, वामनावतार के 3 पगों में आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ये कह रहे हैं प्राचीन इतिहास के साधन में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान होता है। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद में क्या निहित है। सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में है। इसके पाठककर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। हम आपको बता दें, यजुर्वेद में मंत्रों के बारे में दे रखा है, बलि के बारे में दे रखा है कि किस तरह से पशु की या बलि देनी है मंदिर के अंदर, किस तरह मंत्र करने हैं। और जो यजुर्वेद पढ़ते हैं उनको अर्धवर्यु कहते हैं, और वहीं जो ऋग्वेद पढ़ते थे उनको होत्र कहते थे। हमने आपको ये बताया था कि जो ऋग्वेद पढ़ते हैं उनको होत्र कहते हैं और जो यजुर्वेद पढ़ते हैं उनको हम ये कहते हैं। आगे, अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। हम आपको बता दें, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। आगे, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद को महत्व इस बात में है, इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। प्रतिसूचक अर्थ अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा को चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का विवरण है। हम आपको बता दें, अथर्ववेद में जादू टोने का विवरण है, यानी इसमें अंधविश्वास के बारे में बात की गई है। वहीं यजुर्वेद में जो बात की गई है वो बात की गई है बलिदान विधि की और मंत्रों की। हम स्टार्ट करते हैं आगे। हम आप बता दें, अथर्ववेद में ही परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। आगे, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद व सबसे बाद का वेद अर्थवेद को कहा गया है। हम आपको बता दें, सबसे पहले वेद जो वो है वो ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद जिसे कहा गया है वो अथर्ववेद है।
वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे वेद कितने? 4 है, और वेदांग कितने हैं? 6 हैं। ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोहमर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। यानी हम आपको बता दें, पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भगवत में ही राजाओं की वंशवाली पाई जाती है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे? हम आपको बता दें, प्राचीन काल में स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वेद सिर्फ पुरुष ही पढ़ सकते थे, इसलिए उन्हें सिर्फ पुराण सुनने की अनुमति थी, और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, पुराणों की संख्या कितनी है? 8, वेदांगों की संख्या 6 है, और वेद की संख्या 4 है। और सबसे पहला वेद हमारा अथर्ववेद, सबसे पहला वेद हमारा ऋग्वेद, और सबसे अंतिम वेद हमारा अथर्ववेद। आगे, स्त्री की सर्वाधिक गृह स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जावलोक उपनिषद के चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया है। हम बता दें, जातक एक बुद्ध की एक बुक है, जिसमें बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी का वर्णन है। और वहीं बौद्ध धर्म आगे जाके हिनायन और महनायन 2 भागों में बट गया था। वहीं हिनायन के बारे में प्रमुख बताया गया है। जैन साहित्य का आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कर्तों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। जैन धर्म का विवरण कल्प सूत्र से मिलता है, वहीं बौद्ध धर्म का जातक से मिलता है। और वेदांग कितने हैं? 6, और वेद कितने हैं? 4, और पुराण कितने हैं? 18। और वेद प्राचीन काल में स्त्रियां नहीं पढ़ सकती थी। आगे, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ये 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। चाणक्य द्वारा लिखी हुई अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त है। आगे, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी 8 तरंग है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। वैसे तो हम इसको मौर्य काल में आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन चाणक्य द्वारा लिखी गई बुक, जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं इतिहास में, उसका नाम अर्थशास्त्र था। ये अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ इकोनॉमिक्स नहीं था, ये पॉलिटिक्स राजनीतिक की बुक थी, लेकिन इसका नाम अर्थशास्त्र था। उसके अलावा राजतरंगिणी के द्वारा लिखी हुई बुक, जिसमें कश्मीर का इतिहास के बारे में मिला है। ये बता रहे हैं कि इस बुक से, जैसे कि जातक बुद्ध के बारे में जातक बुक से मिला है, वहीं जैन धर्म से के बारे में कल्प सूत्र से मिला है, वहीं मौर्य काल के बारे में कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र से मिला है, वहीं कल्हण की राजतरंगिणी बुक से कश्मीर के इतिहास से मिला है। आगे, अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है।
जो अरब थे उन्होंने किस तरह सिंध की विजय किया, ये वृत्तांत चचनामा में है। वहीं अष्टधाई, जिसे हम संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पन्नी हैं, हम आपको बता दें अष्टाध्यायी एक बुक है जिसके लेखक पन्नी हैं, जिसे हम संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम बुक भी मानते हैं अष्टाध्यायी को। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पन्नी। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम बताइए, अष्टाध्यायी। इससे मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ये बुक है, इसे मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य के अंत के बाद जो हुआ उसकी जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ये एक बुक है कात्यायन, जिसे हम गार्गी संहिता कहते हैं। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं पतंजलि। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि पतंजलि किसके समकालीन थे। पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन, और इनकी जो बुक है पतंजलि इनसे जो प्राप्त होता है वो होता है इनके महाभाष्य शुंगों के इतिहास का पता, यानी कि शुंग वंश का पता पतंजलि से चलता है। यह हम शुंग वंश पढ़ाएंगे मौर्य काल के बाद तो विस्तार से बताएंगे। अभी सिर्फ आपको बता रहे हैं इस बुक से ये पता चलता है, इस बुक से ये पता चलता है। जैसे कि मौर्य वंश के बारे में कौटिल चाणक्य की अर्थशास्त्र से पता चलता है, वहीं राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है, वहीं अष्टधाई से मौर्य के पहले और मौर्य के बाद के इतिहास का पता चलता है, पतंजलि से शुंग वंश का पता चलता है, वहीं जैन साहित्य का कल्पसूत्र से पता चलता है। ये सब हम आपको अभी बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से इतिहासकारों को क्या क्या चीज़ें मिली। उसके बाद इतिहास स्टार्ट होगा, अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अभी थोड़ा आप बोर हो सकते हो। विदेशी यात्राओं से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। अभी तक हमने जो बात की वो हमने बात की है ऐतिहासिक धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि 1 और 2 दोनों करोगे। अब हम बात करेंगे विदेशियों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। जो विदेशी यात्री आए थे उनसे मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी भारतीय इतिहास के बारे में। जैसे यूनानी रोम लेखक आए थे, जिसमें टेशियस थे। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। आगे हेरोडोट्स, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इसका आंसर होगा हेरोडोट्स। ये आप साथ साथ अपनी बुक रखें, उसमें निशान लगाते हैं जो हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोट्स को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस, जो कि ईरान कहते हैं उस टाइम, फारस को ईरान के संबंध का वर्णन है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। इसमें जो भी इसने विवरण दे रखा है वो अफवाहों पर आधारित दे रखा है। आगे सिकंदर के साथ आने वाले निरियाकस, अन्योक्लिस्टिस तथा अरिस्टोबुलस का विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो इतिहासकार इनके साथ आए थे, निरियाकस, अनुस्क्रिटस, और ये तो इन्होंने भी भारत के बारे में लिखा था। तो बताते हैं कि जो इन्होंने जो लिख रखा है वो प्रमाणिक भी है और विश्वसनीय भी है। आगे मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, और इसने अपनी पुस्तक इंडिका के मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है इंडिका के बुक किसने लिखी, वो मेगास्थनीज ने लिखी, लेकिन इससे भी हमें जो बुक है इससे हमें मौर्य काल के बारे में पता लगता है। आगे डाइमेकस, ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था, जो इसने जो बुक लिखी है उससे मौर्य युग के बारे में कुछ और जानकारी मिलती है इतिहासकारों को। डायनोनियसिस, ये मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। इससे कुछ अशोक के बारे में मौर्य काल में पता चलता है। आगे
टालमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण लिखा। ये अलग अलग राइटर दे रखे हैं, इन्होंने बुक लिखी जिससे कि हमें भारतीय इतिहास को समझने में आसानी हुई। अब हम बात करते हैं चीनी लेखक की। वो चीनी लेखक जो भारत आए और उन्होंने बुक लिखी जिससे कि हमारे भारतीय इतिहास को समझने में आसानी हुई। फाहियान, ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। ये 14 वर्ष भारत में रहा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि फाहियान किस राजा के काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये हम गुप्त काल में आपको और भी विस्तार से बताएंगे। संयुगण, वह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा और भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए वह आया था। इसने भ्रमण वृत्तांत CU के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा सुधर था और हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हम आपको बता दें, हेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के काल में आया था, जो कि जिसने कि भारत में भ्रमण किया। इसने एक वृत्तांत लिखा CU की। इससे हमारे इतिहासकारों को हर्ष के काल के इतिहास को समझने में आसानी हुई। आगे, हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आगे, इत्स्यांग जो कि चीनी यात्री था, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय का भारत में वर्णन किया। यह भी एक चीनी यात्री था, यानी कि इत्स्यांग, हेनसांग, संज्ञान, फाहियान, ये सभी चीनी लेखक थे जो आए और उन्होंने भारत के बारे में कुछ न कुछ लिखा, जो कि भारतीय इतिहासकारों को समझने में कुछ उस काल में समझने में आसानी मिलती है। अब हम अरबी लेखक की बात करते हैं। इसे सबसे पहले अल-बरूनी की, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, जिसे हम भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर होगा अल-बरूनी। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमियों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अब हम बात करते हैं अगले लेखक जो कि अरब से आए थे, इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इनका यात्रा वृत्तांत, जिसे हम रहेला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर इसके रोचक जानकारी देता है। यानी कि इनके द्वारा लिखा है वृत्तांत को रहेला कहते हैं, जो कि उस टाइम के 14वीं शताब्दी के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वानता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के दौरान आया था, जो कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता किसके कार्यकाल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ये हम जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी विस्तार से पढ़ेंगे हम।
अब कुछ अन्य लेखक, तारानाथ, ये एक तिब्बती लेखक था। आगे मार्को पोलो, ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांडु देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ये अलग अलग इतिहासकार थे जिनने भारत आए और भारत में आके घूमे और इन्होंने अपने अपने बुक लिखी, किताबें लिखी, कुछ संकलन किया, जिससे कि भारतीय इतिहास को समझने में आसानी हुई। तो ये था हमारा विदेशी। हमने आपको बताया था भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत 4 भागों में है। धर्मग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि हम पढ़ चुके हैं, और विदेशियों का विवरण जो भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जिससे हमारे भारतीय इतिहास को समझने में आसानी हुई। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत के फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी यानी भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है? ये कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कई, जिसे एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने के प्रमाण यवन राजदूत होली योडोरस के वेशनगर विदिशा गुरुड़ शतम लेख से प्राप्त होता है। हम आपको बता दें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। हम आपको बता दें भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में है। हम आपको बताएंगे कहाँ है हाथी गुम्फा अभिलेख आगे। वहीं सर्वप्रथम ये जानकारी कि यहाँ पर खाद्यान्न खाने पीने की चीज़ों का सुरक्षित रखते थे, ये सर्वप्रथम दुर्भिक्ष जानकारी अभिलेख से मिलते हैं। आगे सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। हुणों ने आक्रमण किया था गुप्त काल के दौरान, तो ये जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ अभिलेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। वहीं सातवाहन राज्यों का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ये बताया जा रहा है कि इनके बारे में जानकारी भारतीय इतिहासकारों को वहाँ से मिली है। जैसे कि सातवाहन के बारे में पूरे इतिहास में के जो अभिलेख थे, जो उस टाइम वो लिखे गए थे। अभिलेख आप ये मान सकते हो कि जैसे कि कोई भी जैसे कि हमारे नेता लोग हैं, वो कोई भी रोड का निर्माण करते हैं तो उस पर लिखते हैं कि ये द्वारा फलाना फलाना फलाना, और ये प्राचीन काल में ये जब पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ये बचे रह जाएंगे, तो पता चलेगा कि भाई ऐसे भी कुछ होता था। या कहीं भी कोई हम पुराना नया मकान बनाते हैं, उसमें हमारा नेम प्लेट लगाते हैं और उसके इतिहास के बारे में लिखते हैं। जब पूरी सृष्टि या पूरा अंत हो जाएगा या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाएगी तो कुछ समय बाद वो अभिलेख कहीं न खुदाई में कहीं न कहीं मिलेंगे, तो समझने में आसानी होगी हाँ कुछ ऐसा भी कुछ था। इन्हें हम पुरातात्विक अभिलेख कहते हैं। तो ये सब जो इतिहासकार ये अभिलेख मिले हैं इन्हीं से इनके बारे में बताया जा रहा है। और इन सब की खोज जो की थी स्टार्टिंग में वो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, इसीलिए उन्हें भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। आगे हमने अब बता चुके हैं सब। तो सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुई है कि रेशम बुनकर भी रहते थे हमारे देश में। कश्मीर नवपाषाणिक पुरातन बुर्जोम गर्तावास गड्ढाघर को साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ प्राप्त होती हैं। प्राचीन सिक्कों को हाथ सिक्के कहा जाता था, इसी को साहित्य में कास प्रण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सिक्कों पर जो सिक्के होते थे उनके अपने राजा के बारे में लिखना, अपने काल के बारे में लिखना या अपने किसी चीज़ के बारे में लिखना, ये यवन शासकों ने स्टार्ट किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के भी से
उसके संगीत प्रेम होने की प्रमाण मिलते हैं। समंदरगुप्त एक गुप्त काल का राजा था, जिसमें उसे एक सिक्का मिलता है जिसपे उसकी फोटो लगी और वीणा बजाता है। तो इससे प्राप्त होता है, इससे मालूम होता है कि समंदरगुप्त को संगीत पसंद था। आगे सबसे पहले आगे अरिकेमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। पुदुचेरी के निकट एक अरिकेमेडु है जहाँ से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ आगे। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, स्वर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए थे। इतिहासकार बताते हैं कि भारत के संबंध सबसे पहले बर्मा, जो कि आज का म्यांमार है, मलाया, स्वर्णद्वीप, ये सभी साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है। कंबोडिया जो उस टाइम का कंबोज था, जावा जिसे यवद्वीप से भी स्थापित यवद्वीप है, इनसे भारत के सबसे पहले संबंध स्टार्ट हुए थे, व्यापारिक या किसी प्रकार के। अब हम आपको बताते हैं यह अभिलेख किस राजा के काल शासक में थे। अथिगुम्फा अभिलेख, जिसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि भारतवर्ष का जिक्र हुआ था, ये कलिंग राजा खारवेल के काल के दौरान लिखा गया था। हम आगे आपको बताएंगे कलिंग राजा खारवेल के बारे में विस्तार से। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, जो कि रुद्राद्रमण द्वारा लिखा गया था। नासिक अभिलेख गौतम बलसरी राजा शासक द्वारा लिखा गया था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त द्वारा लिखा गया था। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखा गया था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा लिखा गया था। ग्वालियर अभिलेख प्रीतिहार नरेश भोज द्वारा लिखा गया था। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख सकंद गुप्त द्वारा लिखा गया था। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन द्वारा लिखा गया था। हम आपको ये बता दें, अभिलेखों को अध्ययन को हम इपिग्राफी कहते हैं। ये भी गाय भगाए कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इपिग्राफी किसे कहते हैं। जो अभिलेखों का अध्ययन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम इपिग्राफी कहते हैं। आगे उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली व दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिण पथ के मंदिरों का निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा था, अतः ये वैसर शैली कहलाती है। हम आपको बता दें, दक्षिण में जो मंदिर बने हुए हैं हम नागर शैली के बने हुए हैं, और उत्तर में जो मंदिर बने हैं वो नागर शैली से बने हुए हैं, और द्रविड़ में जो मंदिर है वो दक्षिण शैली से बने हुए हैं। और दक्षिण पथ के मंदिरों का निर्माण नागर और द्रविड़ दोनों शैलियाँ जहाँ मिल जाती हैं वो वैसर शैली होती है। हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे क्या होती है नागर शैली और क्या होती है द्रविड़ शैली और क्या होती है वैसर शैली। आगे पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायन मंदिर के उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खुजराहों का मंदिर है, भरमसेवर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर जो खुजराहों में है, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, 10 अवतार मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, गणेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। इसने बताया है कि पंचायतन मंदिर वो मंदिर होते हैं जो मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ है। 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ है। तो ऐसे मंदिर भारतीय इतिहास में ये इन्होंने बताया ये हैं। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। हम आपको बता दें, इससे पहले हमने आपको बताया कि भारतीय इतिहासकारों को ये स्रोत मिले हैं, जैसे कि पुरातत्व बताया हमने आपको, पुरातत्व स्रोत मिले, धर्म ग्रंथ मिले, ऐतिहासिक ग्रंथ मिले। हमने बताया कि जो हमारा भारतीय जो इतिहास है वो हमारे इतिहासकारों ने इन स्रोतों से लिया है, जैसे धर्म ग्रंथ से लिया, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया, फिर कुछ विदेशी आए उन्होंने हमारे देश के बारे में लिखा उससे लिया, फिर कुछ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिले उससे लिया। तो आज का हमारा सेशन ये पहली क्लास थी हमारी लुसेंट की, जिसमें हमने आपको बताया कि इतिहास लिखने से पहले इतिहासकारों ने स्रोत कहाँ से लिए, जिसमें हमने आपको बताया कि ऋग्वेद में ऐधन्य गाय को कहा जाता है और ऋग्वेद पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। ये सब चीज़ें हमने बताई। कल हम स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल और आपको विस्तार से बताएंगे। आज का सेशन थोड़ा सा आपको लगा होगा कि पता नहीं कैसे का इतिहास है, कल का सेशन आपको और अच्छा लगेगा। थैंक यू।